This is Sweety and welcome to Learning Without Burden। आज हम लोग करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट PYQ। हालांकि ये CTET के PYQ है, लेकिन ये आपके बिहार टेट, यूपी टेट, DSSB एंड KVS सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी आपका बिहार टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या होता है? दो चीज होता है, एक सफेलोपोडल, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो सेंटर से एक्सट्रीम की ओर होता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी से लेकर के बाद में हमारे फिंगर तक और छोर तक जाता है। शुरू से सेंटर से शुरू होकर छोर तक जाता है, मध्य से शुरू होकर के और किनारे तक जाता है। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, अधोगामी सिद्धांत का मतलब होता है कि सेंटर से शुरू होके हमारा, इसका हिंदी में कुछ कुछ और भी होता है नाम, लेकिन इंग्लिश में इसको यही कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल ही कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सेंटर से शुरू होकर के, बीच से, रीढ़ की हड्डी से सेंटर से शुरू होकर हमारा जो विकास है वो एक्सट्रीम तक जाता है, मतलब छोर तक जाता है, पैर के नाखून, हाथ के नाखून तक, छोर तक पहुंचता है। इस सिद्धांत का यही मतलब होता है। डेवलपमेंट का बहुत सारा प्रिंसिपल है, जिसमें से एक प्रिंसिपल है ये प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, अब देखते हैं कि किसमें बताया गया, किस ऑप्शन में बताया गया है इसके बारे में। वही ऑप्शन सही होगा। इन्फेंट्स डेवलप विजन बिफोर द यूज ऑफ देयर आर्म्स। मतलब वो आर्म का यूज करने के पहले अपना विजन डेवलप कर लेता है। ऐसा कोई डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। इन्फेंट्स डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देन लर्न लैंग्वेज। ये भी इसका प्रॉक्सिमोडिस्टल का ये मतलब नहीं है कि पहले उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करेगा फिर लैंग्वेज डेवलप करेगा। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। इसमें है कि पियाजे कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा फिर लैंग्वेज होगा, वाइगोत्स्की कहते हैं पहले लैंग्वेज होगा फिर मैच्योरिटी। ये सब बात की बात है, लेकिन प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल से ये रिलेटेड नहीं है। Infants first learn to move their torso and then their arms and legs। ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले जो है सेंटर का डेवलपमेंट होगा, बाद में पैर के और हाथ के छोर तक जाएगा। ठीक है, सेंटर से छोर की ओर, ठीक है, एक्सट्रीम की ओर, ये इसका मतलब होता है। इन्फेंट्स लर्न कूइंग बिफोर बबलिंग। ये इस प्रॉक्सिमोडिस्टल से रिलेटेड नहीं है कि पहले कूइंग करेगा फिर बबलिंग करेगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। ये नहीं है इसका मतलब। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते और फिर भाषा सीखते हैं। ये भी नहीं है। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते। ये सही आंसर है। इसका मतलब ही यही होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब ही यही होता है कि पहले वो धड़ हिला पे कंट्रोल करेगा, बाद में वो अपने हाथ पैर पे कंट्रोल करेगा। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। ये इसका प्रॉक्सिमोडिस्टल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिल्ड्रन ऑफ पुअर इनकम फैमिलीज हैव वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड देन चिल्ड्रन ऑफ हाई इनकम फैमिलीज। बिल्कुल सही बात है। जो पुअर इनकम फैमिली है, गरीब घर के बच्चे हैं, और जो हाई इनकम फैमिली है, अमीर घर के बच्चे हैं, तो उन दोनों का तो चाइल्डहुड बिल्कुल अलग होगा ही होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, दोनों का जो है चाइल्डहुड अलग होता है। ठीक है, ये एक सही बात है। ये एजर्सन है, रीजन है, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर्स। मतलब अलग अलग कल्चर में जो है चाइल्डहुड को अलग अलग एक्सपीरियंस किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। हर कल्चर का जो बच्चा होता है उसका चाइल्डहुड अलग होता है, अलग। ये कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है चाइल्डहुड में, और प्रभाव होता है, फैमिली का भी प्रभाव होता है।
गरीब घर के बच्चे का जो बचपन होगा और अमीर घर के बच्चे का जो बचपन होगा बिल्कुल अलग होगा। तो दोनों बात सही है, एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, अमीर घर के बच्चे और गरीब घर के बच्चे जो है उसका बचपन अलग होगा। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है और सही इसका ये सही व्याख्या करता है। तो दोनों हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Improved athletic abilities, participation in games with rules, logical thought process that are centered around concrete experience are hallmarks of the period। ये कह रहा है कि concrete एक्सपीरियंस कब आ जाता है। इम्प्रूव मतलब खेल कूद में उसको एथलेटिक एबिलिटीज आ गया इम्प्रूव करना, गेम्स में पार्टिसिपेट करना आ गया, लॉजिकल थिंकिंग आ गया, लॉजिकल थॉट प्रोसेस आ गया। तो ये सब कब आता है, ये सब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज में। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज किसको कहते हैं, मिडिल चाइल्डहुड को, क्योंकि इसमें अलग से दिया नहीं है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जब नहीं दिया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज जो 7 से 11 साल का होता है उसी में ये सब आता है कि बच्चे में लॉजिकल थॉट आ जाता है, वो गेम में पार्टिसिपेट कर लेता है, उसको एथलेटिक एबिलिटीज हो जाता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज में आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज मतलब इन्फेंसी मतलब 0 से 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, और ये जो है ये 6 से 11 साल, और ये 11 से अबव, ठीक है। तो जो 11 से अबव होता है उसमें लॉजिकल थॉट आता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज के बारे में भी लॉजिक लगा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अमूर्त, जिसको कि टच फील नहीं कर सकते। और कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसको आप टच फील कर सकते हैं। जिस चीज को आप टच फील कर सकते हैं वो होता है कॉन्क्रीट, और जिस चीज को आप टच और फील नहीं कर सकते उसको वो होता है एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त। तो जब बच्चा मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक लगाने लगता है तो वो क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज का ही दूसरा नाम क्या है, मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। समझ में आ गया बात। आप देख रहे होंगे जब से मैं पढ़ा रही हूँ सीरीज, जब से हम लोग कर रहे हैं, तो हर एक चैप्टर में इस तरह का, हर एक एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको हिंदी में भी समझते हैं। बेहतर एथलेटिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है, वे किस अवधि के लक्षण हैं। तो ये मध्य बचपन, ठीक है, मध्य बचपन। Which of the following are secondary agencies of socialization? इसके पहले भी मैंने बताया है कि सोशलाइजेशन में 2 ही चीज याद रखना है, और इस पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, और इसमें 2 चीज याद रखना है। जहां भी प्राइमरी आ जाए, प्राइमरी, तो वहां फैमिली देना है। अब आप चाहे तो फैमिली के साथ जितना चीज साथ में है उसको इंक्लूड कर दीजिए। फैमिली के साथ नेबरहुड और पीयर जो ऐड करना चाहते हैं कर दीजिए। और जहां भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी में जो है स्कूल आता है, आप स्कूल के साथ कुछ भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें पूछ क्या रहा है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सेकेंडरी में क्या होगा, हमारा स्कूल होगा। अब स्कूल के साथ जो भी आप ऐड कर देख लेते हैं ऑप्शन, स्कूल के साथ हमारा क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है।
स्कूल के साथ हमारा क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। स्कूल है 4 नंबर, 4 के साथ थर्ड है, 4 के साथ सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है, यानी कि हम लोगों को सारा ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, सारा ही ऑप्शन हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसमें कटने वाला ऑप्शन कौन सा है ये देखते हैं। फैमिली तो हमारा प्राइमरी है, फैमिली हमारा प्राइमरी है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा कट गया। अब स्कूल के साथ आप बुक्स एंड मैगजीन ऐड कर दीजिए, मीडिया ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। फैमिली हमेशा प्राइमरी होगा, ठीक है, ये याद रखना है। और स्कूल जो है, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा, ठीक है। अब ये उस सीटेट की मर्जी है कि वो फैमिली के साथ किसको किसको ऐड कर दे और स्कूल के साथ किसको किसको ऐड कर दे, लेकिन फैमिली हमेशा प्राइमरी और स्कूल हमेशा सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो फैमिली को काट के बाकी सब ऑप्शन सही है। हिंदी में भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं? तो परिवार को काट के किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, स्कूल सबको कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। According to Piaget, the unfolding of biological changes that are genetically programmed is called। तो इसको जो है पियाजे के अनुसार मैच्योरेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या है ये चीज पहले बताते हैं। पियाजे जो है, पियाजे क्या कहते हैं कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा सब कुछ सोशल होके सीखता है, समाज से सीखता है, पीयर ग्रुप से सीखता है, वो सबके साथ इंटरेक्ट होके सीखता है। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो सब कुछ का गुण अपने माँ बाप से लेकर इनहेरेंट होके ही आता है उसके अंदर। जब वो जन्म लेता है तो उसके अंदर सब चीज, सारा मैच्योरिटी सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या होता है कि अब समय के साथ अनफोल्ड होता है। जब बच्चा तुरंत पैदा लेगा तो तुरंत वो चलना नहीं सीख लेगा, तुरंत बोलना नहीं सीख लेगा, लेकिन चलने बोलने का जो सब गुण है वो लेकर ही आता है, जो क्या होता है समय के साथ अनफोल्ड होता है। वो मैच्योरेशन जो है, मैच्योरेशन वो लेके आता है, समय के साथ फोल्ड होगा कि वो 1 साल का होगा, 1.5 साल का होगा तो चलेगा, फिर 2 साल का होगा तो बोलेगा, वो जो भी करेगा। वो 7 साल का हो जाएगा तो उसके अंदर कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक आ जाएगा। 11 साल का होगा तो उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति लॉजिक आ जाएगा। ये सब समय के साथ उसका जो दिमाग है, समय के साथ वो मैच्योर होता चला जाएगा, लेकिन वो ले करके सब कुछ जन्म से ही आता है, वो अनफोल्ड समय के साथ होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मैच्योरेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, जब बच्चा कोई चीज देखा, उसका दिमाग में स्कीमा बना, फिर वो कोई चीज देखा, जो उसके दिमाग में जो स्कीमा नहीं बना हुआ है वो चीज देख लिया, तो बैलेंस उसका गड़बड़ा गया। फिर जब उसने नया स्कीमा बनाया या उस स्कीमा में कुछ ऐड किया या मॉडिफाई किया, तो वो उस प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन होता है जब बच्चा अपने आप को मतलब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन करके किसी भी चीज को दिमाग में सेट कर लेता है, तो ये एकोमोडेशन प्लस एसिमिलेशन जो होता है वो एडेप्टेशन होता है। और सोशल ट्रांसमिशन ये अलग चीज है, ये समय के साथ जो अनफोल्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है, तो ये परिपक्वता कहलाता है, ठीक है। Choose the correct matched pair of stage and its characteristics as proposed by Jean Piaget। ठीक है, जीन पियाजे ने जो कहा है उसमें से कौन कौन करेक्ट है। सेंसरी मोटर, इंगेजमेंट इन मेंटल मैनिपुलेशन, नहीं, सेंसरी मोटर जन्म से 2 साल में बच्चा इतना तेज नहीं हो जाता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये सेंसरी मोटर में ही आ जाता है। तो मतलब बच्चा जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हुआ कि कोई चीज आप बच्चे के नजर के सामने से हटा लेंगे तो भी वो सामान उसके नजर के मतलब दिमाग में उस चीज को उसको याद। जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, 6 महीने से भी छोटा, तब क्या होता है
आप उसको कुछ चीज दिखाएंगे और फिर उसके नजर के सामने से हटा लेंगे तो वो उसके लिए नहीं रोएगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो है क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं बना रहता है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है 18 से 24 महीने का, तब क्या होता है, कोई चीज आप उसको दिखाएंगे और उसके सामने से फिर हटा लेंगे तो वो उसके लिए रोएगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। वो सामने से हट भी जाएगा तो भी उसके दिमाग में वो चीज याद रहेगा। तो ये 2 साल से पहले ही हो जाता है, ठीक है, ये 2 साल से पहले हो जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल, कैपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट एब्स्ट्रैक्शन, ये सही है। कंक्रीट, ये प्री ऑपरेशनल जो है 2 से 6 साल है, और ये कंक्रीट ऑपरेशनल जो है, कंक्रीट ऑपरेशनल में ही जो है बच्चा क्या करता है, उसको मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक आ जाता है, वो ऑपरेशन में कैपेबल हो जाता है, लेकिन नॉट एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन अमूर्त चीजों के प्रति लॉजिक कब आता है, अमूर्त चीजों के प्रति लॉजिक आता है 11 साल के बाद। तो कंक्रीट चीजों के प्रति उसको लॉजिक इसी चीज में आ जाता है, वो ऑपरेशंस में कैपेबल हो जाता है। यही इसका सही आंसर है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल, अनेबल टू मेंटली रिजर्व एक्शंस, ये नहीं, फॉर्मल में तो वो और तेज हो जाता है, फॉर्मल में तो वो लॉजिक लगाने लगता है, ऐसी चीजों के प्रति भी लॉजिक लगाने लगेगा जो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। 11 साल के बाद तो वो इतना तेज हो जाएगा कि वो जो चीज एब्स्ट्रैक्ट है उसके प्रति भी लॉजिक लगाएगा, ठीक है। तो इसका सही कौन सा हुआ, थर्ड। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। संवेदी चालक अवस्था, बस वस्तु अस्थायित्व नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, अमूर्त नहीं, ये सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स, चिल्ड्रन जो है वो अपने आप से जोर से बातें कर रहे हैं, बस इतना ही बताया गया। अब ऑप्शन देखते हैं। इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर इगोसेंट्रिज्म, हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, हिंडर्स देयर साइकोलॉजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा जोर से बोले धीरे बोले बच्चा कुछ भी करे वो बच्चा के लिए बाधा कभी नहीं बनता है, ठीक है। इज एन आइडेंटिफायर ऑफ सेवर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, मतलब अगर बच्चा जोर से बात कर रहा है अपने आप से तो वो उसके बिहेवियर प्रॉब्लम मतलब बता रहा है कि वो जो है उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स, ये होता है हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, ठीक है। वो अगर चिल्ड्रन अपने आप से बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बच्चे का अपने आप से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। उनके बच्चा अपने आप से बात करता है तो इससे बाधा कभी नहीं होता है, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है ऐसा भी नहीं है, वो अहम केंद्रित भी है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो खुद से बात करता है वो इगोसेंट्रिक होता है, लेकिन वो जोर से बात कर रहा है अपने आप से तो वो इसमें मतलब वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है जो उसको रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है अलाउड, ठीक है, अलाउड, वो बोल बोल के बातें कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are examples of cultural tools that add and change are functioning as per Lev-Vygotsky's theory? Lev-Vygotsky theory, Lev-Vygotsky 3 ही चीज का बात करते हैं, कल्चर, लैंग्वेज और सोशल, ठीक है, 3 चीज के अलावा और कोई बात नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारा। स्कीमा की बात जो है वो पियाजे करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन ऐसे दिया गया है 1 2 करके 2 3 करके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें पियाजे को हटा देंगे,
स्कीमा जो है, स्कीमा की बात पियाजे करते हैं, तो आप पियाजे को हटा दीजिए और पियाजे को हटा के जो बचता है उसको रख लीजिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेटर और मैथ्स है ये तो उसके सोशल में ही आ जाएगा ना, तो इस पियाजे को हटा दीजिए, बाकी जो है उसको रख लीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है और हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? तो मानचित्र भी सहायता करेगा, भाषा भी सहायता करेगा, कैलकुलेटर भी सहायता करेगा, लेकिन स्कीमा जो है, स्कीमा की बात पियाजे करते हैं और ये कोई टूल नहीं है, दिमाग में जो इंफॉर्मेशन बच्चा बनाता है उसी को कहते हैं स्कीमा, पियाजे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following pedagogical principle would not be advocated by Lev Vygotsky? लेव वाइगोत्स्की ने क्या नहीं कहा है? तो वाइगोत्स्की ने कहा क्या है? सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज, ये तीन चीज कहा है, ठीक है। एम्प्लॉय रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट की बात स्किनर करते हैं। स्किनर की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं कि बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए, इससे बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलेगा, वो पढ़ेगा। ये सारी बातें स्किनर करते हैं जो कि बिहेवियरिस्ट हैं। लेकिन ये वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? सोशल की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं और कल्चर की बात करते हैं। तो इसमें नॉट पूछ रहा है, नॉट, तो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात जो है वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संपर्क की बात करते हैं, सहकारी शिक्षा मिलजुल कर, तो वो पढ़ने के लिए कहते हैं कि बच्चा ग्रुप में ज़्यादा सीखेगा। सांस्कृतिक, वो कल्चर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इनाम और दंड की बात जो है वो स्किनर करते हैं। इनाम और दंड की बात स्किनर करते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की इनाम और दंड की बात नहीं करते। ये रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर करते हैं कि बच्चे को इनाम देना चाहिए या दंड देना चाहिए। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following does not indicate a children's Which of the following does not indicate a child-centered classroom? Child-centered classroom को कौन इंडिकेट नहीं करता है? Sitting arrangement changes as per the activity. एक्टिविटी के अनुसार सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज कर देना चाहिए, ये तो सही चीज है। ये जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगा उसी में ऐसा किया जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रंस प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी एक सही चीज है। बच्चा का जो रिपोर्ट है वो सिर्फ पढ़ाई तक नहीं होना चाहिए, वो हर एस्पेक्ट में क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और हर एस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ क्वांटिटेटिव हुआ, सिर्फ उसका पढ़ने का बता दिए कितना नंबर लाया, नहीं, उसका जो प्रोग्रेस है उसमें हर चीज, हर एस्पेक्ट पे बात होनी चाहिए। टीचर रीड्स द टेक्स्ट बुक एंड राइट्स आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर, यही तो गलत बात है। अगर टीचर टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है और ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिख रहा है और स्टूडेंट उसको कॉपी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होगा। और इसमें कह रहा है कि कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। चिल्ड्रन आर इनग्रॉस्ड इन व्हाट दे आर डूइंग, बच्चे तो जितना ज़्यादा एक्टिव है उतना ज़्यादा वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, ठीक है। कौन बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा को नहीं दर्शाता है? गतिविधि के अनुसार बैठने, एक्टिविटी के अनुसार हमेशा परिवर्तन करना चाहिए। एक्टिविटी के अनुसार जिसको जहाँ बैठाना है वहीं बैठाना चाहिए। हर एक ही समान सारे बच्चे को बैठाएंगे नहीं होगा, उसको हमेशा इंगेज करना चाहिए। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है कि टीचर लिख दिया और नकल करो सब स्टूडेंट बैठ के, तो इससे क्या होगा? इससे क्या लर्निंग हो जाएगा? तो यही है, ये टीचर सेंटर्ड है। और पूछ रहा है कि बाल केंद्रित कौन नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड, यही वाला ऑप्शन हमारा चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चा जितना ज्यादा तल्लीन है बच्चा उतना ज्यादा सीखेगा, है ना। अगर टीचर लिख रहा है, बच्चा ब्लैक बोर्ड पर से उतार रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे बच्चे का डेवलपमेंट और
लर्निंग कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे बिहार टेट, यूपी टेट या DSSB, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ किस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बाय।